बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या अच्छा होता है? इंडिया में काफ़ी मानना है कि अगर मैं 2 ग्लास मिल्क पीता हूँ, मैं 6 रोटी खाता हूँ तो मैं ताकतवर हूँ। नहीं, आप नहीं ताकतवर हो। जो इंसान एक बोल भर के वेजिटेबल्स खाता है, एक बोल भर के फ्रूट्स खाता है एवरी डे इन डाइट, पल्सेस खाता है, ही इज इक्वली ताकतवर एज यू। खाना खाने के बाद क्या वॉक करना ज़रूरी होता है? आप वॉक करो, रात को 2 बजे करो, दिन में 3 बजे करो, 4 बजे करो, बट फिजिकल इट इज़ लाइक आप कार खड़ी करके रखोगे तो जंग लग जाएगा गाड़ी में। कर्ड खाने का कोई ऐसा आइडियल टाइम भी होता है? बिकॉज लोग बोलते हैं रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। इट इज सिमिलर टू ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, सैटरडे को नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो उनकी बॉडी में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? हार्ट अटैक्स आर वेरी 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 कॉमन, स्पेसिफिकली यंग पेशेंट्स में आजकल बहुत हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है। वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। पहले तो फैमिली एंड वर्क स्ट्रेस होता था, आजकल सोशल मीडिया स्ट्रेस इज द बिगेस्ट थिंग। शुगर के हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? क्योंकि शुगर तो ईट एवरीथिंग। हमारे कोई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, आई नेवर टेल देम टू स्टॉप ईटिंग। आई से क्वांटिटी आप बिल्कुल कम कर दो। आपको स्वीट खानी है, एक बर्फी लो, 4 में डिवाइड कर लो, हैव 1/4 ऑल 4 days, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट अगर आप एक पूरी बर्फी एक दिन खा लोगे तो 4 दिन मत खाओ। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आप स्मोकिंग करते हो, वेपिंग करते हो, हुक्का करते हो, एनी काइंड ऑफ स्मोक, आपके चांसेस ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम गोज अप ड्रास्टिकली हाई, एंड स्पेसिफिकली इन यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। सो आप वेप करो कि आप च्यूबल टोबैको लो, चाहे आप टोबैको स्मोकिंग की तरह लो, एनी ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड। सिटिंग पोस्चर होता है, उसका भी असर कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है? सिटिंग पोस्चर नहीं, से सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जितना चलेंगे फिरेंगे, हम लोग 5 चीज़ें ज़रूरी हैं एंड अ कार्डिक पर्सपेक्टिव: वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इसमें से एक तरीके का एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी हो जाती है बहुत। कोई भी करें, कभी भी करें, रोज़ करें, ऑल्टरनेट डे करें, बट एक एक्सरसाइज आउट ऑफ दीज एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स इज इम्पॉर्टेंट। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। दवाइयों से हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं सकते, बट बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। इट इज बिकॉज दवाइयों से हम वही केमिकल्स आपको दे रहे हैं जो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को या एलडीएल की लेवल्स को कम करा सकती है। जेनेटिक जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। आपके कोलेस्ट्रॉल्स बचपन से ही बहुत हाई रेंज पे रहते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो जब तक आई डू नॉट नो आपको है, तब तक मैं आपको सही एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। कौन से लोग ऐसे हैं जो प्रोन है कोलेस्ट्रॉल होने की प्रॉब्लम के लिए? मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल थिन बिल्ट होते हैं, रोज़ जिम करते हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलता है। उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है, बिकॉज एक मिथ और एक पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही लोगों को होता है जो बहुत ओवरवेट होते हैं। बहुत से लोगों को यही लगता है कि अगर आप ओबीज हैं तो 100% चांसेस होंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो। अगर आप पतले हैं या आप अंडरवेट हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स नहीं ज़्यादा हो सकते। ये एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई। क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो लोगों को करने चाहिए? एज हम लोग बड़े हो रहे हैं, एज आवर एज इज गोइंग अप, हमारा बॉडी का सिस्टम स्लो डाउन हो गया। एवरी ईयर हम कार की वर्कशॉप ले जाते हैं, एसी की सर्विसिंग कराते हैं, बट अपनी बॉडी की वर्कशॉप सर्विसिंग हम कभी नहीं कराते। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही या तो मसाले याद आते हैं या फिर हमें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है सिर्फ एजेड लोगों में होती है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आजकल कोलेस्ट्रॉल तो यंग लोगों को भी घेर रहा है। हमारे आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किन वजहों से कोलेस्ट्रॉल आपका रिस्क पर आ सकता है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन मोदी। हेलो डॉक्टर। हाय वर्षा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड सर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एजेड लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब यंग लोग तो इससे अफेक्ट होते ही नहीं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो रिस्क है वो किन लोगों को ज़्यादा है, कौन से लोग ऐसे हैं जो प्रोन है कोलेस्ट्रॉल होने की प्रॉब्लम के लिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग ओल्ड एज के हों उन्हें कोलेस्ट्रॉल हो, ये ज़रूरी नहीं जो ओबीज हों या मोटे हों उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल थिन बिल्ट होते हैं, रोज़ जिम करते हैं,
उनको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलता है, उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। बिकॉज एक मिथ और एक पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही लोगों को होता है जो बहुत ओवरवेट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपके पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल्स हाई थे तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऐसी बहुत सारी जेनेटिक इश्यूज़ हैं, डिजीज़ेज़ हैं, जिनकी वजह से इवन यंग पेशेंट्स जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रीज़न इसलिए होता है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल तोड़ने के लिए केमिकल शरीर खुद बनाता है। ओके। अगर वो केमिकल शरीर नहीं बना रहा है तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होंगे, एंड उस डिपॉजिट होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो ये किस में होगा, किस में वो केमिकल की कमी है, इसको जानने का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। सो अगर आपके फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल ज़्यादा हैं, सो हम लोगों का सजेशन हमेशा रहता है गेट योर कोलेस्ट्रॉल्स चेक्ड। अगर ज़्यादा हैं, अगर आप ओबीज हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो उसमें चेंजेस करते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसमें चेंजेस करते हैं, एंड अगर इन चेंजेस के बावजूद, लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद, वेट लॉस के बावजूद, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आपके कोलेस्ट्रॉल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो मेडिकेशंस इज़ द राइट वे। अब काफ़ी लोगों को दवाइयों से भी प्रॉब्लम होती है। मैं यही समझाना चाहूँगा, आप ये सोचिए जो केमिकल आपका शरीर नहीं बना रहा है वही केमिकल हम आपको दवाइयों के माध्यम से दे रहे हैं। सो सेम केमिकल अंदर जाता है, कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से तोड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, बिकॉज 80% कोलेस्ट्रॉल तो शरीर आपका बना रहा है। जो कोलेस्ट्रॉल शरीर बना रहा है इट्स ए सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, तो वो जो बना रहा है उसको तोड़ने के लिए हमें केमिकल चाहिए, और वो केमिकल हम मेडिसिन के थ्रू देते हैं। ओके। सो जैसे अभी आपने बताया कि आजकल जो फिजिकली एक्टिव लोग भी हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, इनके मेन कॉजेस क्या हैं? देखिए, मेन कॉजेज फिजिकली फिट आप कितने भी हो, अगर आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो कोलेस्ट्रॉल्स हमेशा बढ़ सकते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस मीन 20% कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, खाने से। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा खुद बॉडी बनाता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सिस्टम को वर्क करने के लिए। फ्रॉम हमारी बोन्स टू अ लॉट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स जो हमारे बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स उनमें मेन बिल्डिंग ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को जीरो कर देंगे तो आपका सिस्टम नहीं काम कर सकता। सो बॉडी सेल्फ सफिशिएंट इन अ वे कि वो 80% कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेती है। जो 20% हम बाहर से लेते हैं उनको अगर हम अवॉइड करें, अवॉइड कैसे किया जा सकता है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल इज रेड मीट एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। Specifically, red meat in the form of mutton or beef is a very big source of cholesterol for people. So अगर आप वो लेते हैं तो प्लीज़ बंद करिए, shift to a vegetarian diet, a vegetable based diet जिसमें cholesterol level कम होते हैं। Because of this shifting, what you can do is बाहर का जो आप 20% ले रहे हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इवन अगर आप फिजिकली फिट हैं बट आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, then the chances that your cholesterol will go higher are always there. Okay, so मतलब नॉन-वेज भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए? Yes, नॉन वेजिटेरियन फूड with exercise, non-vegetarian food restriction with exercise can that is the only way जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। ओके, मतलब जितना मुझे समझ आया कि कोलेस्ट्रॉल आपका मेनली जो है वो लाइफस्टाइल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। काफ़ी कुछ लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। देखिए, हमें दोनों एस्पेक्ट्स चाहिए। अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जो चेंजेस हैं दीज आर ब्रॉट अबाउट बाय बोथ एक्सरसाइज एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। सो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम बोलते हैं उसमें दोनों चीजें हैं। दैट मीन्स आप फिजिकली जितना मोबिलिटी रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, उतना रहिए। एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, यूज द स्टेयर्स, ट्राई एंड वॉक टू योर सबसे पास ग्रोसरी स्टोर जो है। जितना आप ऑटोमोबाइल्स कम यूज़ करें उतना, अगर आप ये सब कर सकते हैं, प्लस आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, दैट इज द ओनली वे जो आप उस 20% एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कंटेन कर सकते हो। बट जो 80% शरीर में बन रहा है उसको कंटेन करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है, तो वो कैसे, किस चीज पे डिपेंड करता है? वही चीज पे डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स कैसी है, हमारी नाक कैसी है, हमारे कान कैसे, हमारी आंखें कैसी हैं। आप एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों को स्पेक्टिकल्स 20 साल पे लगते हैं, किसी को 80 साल पे लगते हैं, किसको लगेंगे यू डोंट नो। और किसी को बचपन में लग जाते हैं, किसी को बचपन में लग जाए, किसी को कभी नहीं लगते। कभी नहीं लगते। सो देयर इज, हमारी बॉडी
हर एक डिफरेंट मैकेनिज्म से चलती है, डिफरेंट सिस्टम है, एक डिफरेंट मशीन है। हमें अपनी मशीन के हिसाब से काम करना है। सो लेट्स गिव एग्जांपल, अगर आप ओवरवेट हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपके डाइट में चेंजेस नहीं है, तो प्लीज़ उसको कंटेन करिए। ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे। अगर आप लीन एंड थिन हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, डाइटरी चेंजेस हैं, फिर भी आपके कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स दैट इज ड्यू टू योर जेनेटिक्स। अब मुझे अमिताभ बच्चन नहीं बनाया, मेरी आंखें ऐसी नहीं है, आई एम नॉट शाहरुख खान, सो माई जेनेटिक्स इज डिफरेंट, सो एवरीबडीज जेनेटिक इज डिफरेंट। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज गेट योर कोलेस्ट्रॉल्स चेक्ड, लुक फॉर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। एज आई सेड, अगर आप ओबीस हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, तो पहले लेट अस ब्रिंग डाउन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। मतलब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन योर ओन बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जैसे अभी आपने बताया कि अगर आप ओबीज हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, हाँ, हो सकता है नॉर्मल हो, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में जो केमिकल कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है वो इतना बन रहा हो ट्रू कि कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ओबेसिटी से अपनी प्रॉब्लम्स है। वी नेवर सजेस्ट कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो आप ओबीज रहिए। अच्छा, अगर आप ओबीज रहेंगे तो डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे। ट्रू, बट अगर आप ये बोलना कि आप ओबीज हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होंगे और आप थिन हैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे, दैट इज अ मिथ। आई थिंक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आज आपने दूर किया लोगों का, क्योंकि बहुत से लोगों को यही लगता है कि अगर आप ओबीज हैं तो 100% चांसेस होंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो। Yes, there are chances. As I said, obesity बढ़ती है तो chances बढ़ते हैं. But I would say the rather other aspect at the spectrum कि अगर आप पतले हैं या आप अंडरवेट हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स नहीं ज़्यादा हो सकते, ये एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप थिन हैं, अगर आप अंडरवेट हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू योर एज जो हम मानते हैं कि आप फिट एंड फाइन हैं, आप एक्सरसाइज रोज करते हैं, दैट डजंट मीन कि आपके कोलेस्ट्रॉल्स नहीं बढ़ सकते। ऑल्सो सर, जैसे हमने ओबेसिटी की बात की, डायबिटीज का और कोलेस्ट्रॉल का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके, किसी भी हार्ट की तकलीफ, किडनी खराब होने में या स्ट्रोक या पैरालिसिस में हम जो बोलते हैं, 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं या 4 मेजर आई वुड से, ब्लड प्रेशर्स, कोलेस्ट्रॉल्स, शुगर्स, ओबेसिटी एंड किसी भी तरीके का टोबैको, च्यूइंग या स्मोकिंग। ये अगर 4-5 आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई मेजर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, लाइक अ किडनी फेलियर या लाइक अ स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आप में ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर है तो दूसरा रिस्क फैक्टर आप लेके आओगे, सो द रिस्क फैक्टर बिकम्स एक्सपोनेंशियल। दैट लेट्स पुट इट दिस वे, 3 times चांसेस हैं इफ यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कि आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, एंड अबाउट 3 times चांसेस हैं इफ यू हैव अ डायबिटिक तो आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है। तो 3 + 3 6 नहीं, योर रिस्क फैक्टर गोज अप टू 3 × 3 9 times। सो एज द नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स गो अप, आपके चांसेस कि ये आपको तकलीफ हो सकती है कीप्स एक्सपोनेंशियली गोइंग अप, नॉट एडिटिव। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर भी हो गया तो 3 times और, तो 3 + 3 + 3 9 नहीं, 3 × 3 × 3 27 times you get। So it is very very important, आप कुछ भी करते हो, क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर रिस्क फैक्टर्स एट द राइट एज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज रिस्क फैक्टर्स कि हम उसके लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, एंड डूइंग दोज एडिक्वेट चेंजेस, बी इट लाइफस्टाइल, बी इट मेडिकेशंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपने बताया कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं? देखिए, एज आई सेड, इसमें से अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप स्मोकर हो, टोबैको चूअर हो, अगर आप ओबीस हो, तो चांसेस कि आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार हम स्मोकर नहीं हैं, हम थिन आउट हैं, इन पेशेंट्स में हम हमेशा बोलते हैं, वी टेक इट एज अ रूल नाउ कि अगर आप 40 के ऊपर हैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराइए, गो टू अ हॉस्पिटल, ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट आर द ईजिएस्ट वे टू लुक इनटू योर बॉडी, सबसे आसान विंडो है आपके लिए कि अंदर क्या हो रहा है। तो आप हॉस्पिटल जाइए, साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराइए, उस हेल्थ चेकअप में आपके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स चेक किए जा सकते हैं, और उस कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से आपको हम समझा सकते हैं कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे दोस्त कोलेस्ट्रॉल्स कम डाउन। और अगर उन चेंजेस के बावजूद आपके कोलेस्ट्रॉल्स कम नहीं होते, देन मेडिकेशंस इज द आंसर। So risk factors identification is always important. So anybody above 40 साल में एक बार, anybody above 60 6 महीने में एक बार पकड़िए। See,
ये सारी डिजीजेस आर लाइक, लोग बोलते थे पहले कि कैंसर को जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी ट्रीट करेंगे, सो गेट योरसेल्फ टेस्टेड। एंड मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ द बेस्ट डे टू डू इट इज ऑन योर बर्थडे। व्हाई सर? वन, यू विल रिमेंबर द डेट, क्योंकि आपको याद रहेगा हमने लास्ट टाइम टेस्ट करा हुआ है। और अगर आपके रिस्क फैक्टर्स नॉर्मल आए तो इससे अच्छा अपने बर्थडे गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते। That's great, amazing. I mean, ये बहुत अच्छा टिप आपने आज शेयर किया कि अपने बर्थडे पे चेकअप्स कराओ तो आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा आपने लास्ट टाइम कब करवाया है। इफ आई नो कि मेरा सब ठीक चल रहा है एंड मेरा रिस्क कम है, दैट इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। एंड जस्ट इन केस इफ आई फाउंड आउट कि कुछ गलत है तो मैंने उसको जल्दी पकड़ा, दैट इज ऑल्सो माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। सो विन और लूज कुछ नहीं बचता इसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। इट्स लाइक गिविंग एग्जाम्स यार, हम एग्जाम्स क्यों देते हैं? ताकि हम और अपना टेस्ट ले सके ना, टेस्ट ले सकें, इससे हमें पता हो कि पिछले एक साल में हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितने पानी में हम yes, कितने पानी में, कितना इंप्रूवमेंट हमें जरूर। सो अंटिल एंड अनलेस आप टेस्ट लोगे अपना, हाउ विल यू नो कि यू आर गुड इनफ और नॉट? दैट इज अमेजिंग। ऑल्सो सर, अभी आपने बताया कि टेस्ट कराना जरूरी है, तो क्या नॉर्मल रेंज क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की? देखिए, नॉर्मल रेंजेस आर सारी डिपेंडेंट ऑन कि आपकी एज क्या है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं ऐसे। सो जो हम नॉर्मल रेंजेस देखते हैं ऑन लैब रिपोर्ट्स, दे वेरी। सो आप कभी भी लैब रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है, प्लीज गो टू योर क्लिनिकल कोरिलेशन करिए। किसी भी एक्सरे में, किसी भी रेडियोलॉजी ग्राफिक में, किसी भी पैथोलॉजी में आप थिन प्रिंट में एक लिखा होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब होता है जिन्होंने आपको टेस्ट बोले हैं उनके पास वापस जाइए। ठीक है, सी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस उनको नहीं मालूम आप पेट के दर्द के लिए करा रहे हो कि आप हार्ट की तकलीफ के लिए करा रहे हो। ऑल जो रेडियोलॉजिकल या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग जिस चीज़ के लिए आप आए हो, बट आपने वो इन्वेस्टिगेशंस क्यों लिखे हैं ये जो क्लिनिशियन जिसने आपको देखा है वो डिसाइड करता है। सो अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है तो मेरे लिए उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो लेट्स से फॉर वर्षा, यू कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेरे लिए कंप्लीटली अलग हैं कंपेयर्ड टू एनीबडी एल्स हु इज सेम 30, 40, 50, 60 ईयर ओल्ड। तो मेरे लिए बहुत मैं क्यों करवा रहा हूं आपको टेस्ट, इस पे डिपेंड करता है मेरी रेंज क्या है। बट एज अ होल वी ऑलवेज से कि जो हम खराब कोलेस्ट्रॉल्स मानते हैं उन्हें हम LDL बोलते हैं। LDL आपके ट्राई एंड कीप देम बिलो 100। अगर आपको कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, अगर आपको कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपको हैं, अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, रहते हैं लोगों के, या किसी को हार्ट की तकलीफ हो चुकी है, सो ट्राई एंड ब्रिंग डाउन देम टू बिलो 70 एज मच एज यू कैन। ओके सर, आपने ना जेनेटिक के बारे में काफ़ी मेंशन किया है कि आई थिंक जेनेटिक जो फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ऐसे कौन से जेनेटिक कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो सकता है, उसका रिस्क रहता है? देखिए, कंडीशंस हैं जैसे हम लोग हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया बोलते हैं। एक हमारे यहाँ डिजीज होती है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया। ये क्या होता है? फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया मीन्स कि आपकी बॉडी वो केमिकल बना ही नहीं रही है। सो आपके कोलेस्ट्रॉल्स बचपन से ही बहुत हाई रेंज पे रहते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो जब तक आई डू नॉट नो आपको है तब तक मैं आपको सही एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। एज अ डॉक्टर मेरे लिए एडवाइस देना तभी इंपॉर्टेंट है जब मेरे पास सारे पत्ते सामने हो, तभी मैं आपको राइट एडवाइस दे सकता हूँ। सो आपको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीनीमिया है कि नहीं है, इसका जानने का तरीका एक और है, वो है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। हो सकता है आप बिल्कुल थिन हो, वेल बिल्ट हो, रोज जिम जाते हो, यू गॉट अ अमेजिंग सलमान खान, ऋतिक रोशन बॉडी, बट दैट डजंट मीन कि आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हो सकते। तो टेस्ट कराइए, अगर ज्यादा है तो विल गिव यू द राइट एडवाइस व्हाट टू डू। बिल्कुल। सर, अभी आपने बताया कि क्या क्या कंडीशंस में आपको रिस्क फैक्टर हो सकता है। ऑल्सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, क्या पोल्यूशन का भी कोलेस्ट्रॉल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली का पोल्यूशन तो हमेशा हाईलाइट करता है हर एक चीज को, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। ओके। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, लेट्स से कार की तरह है, जिसमें सारे सिस्टम साथ चलने जरूरी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा इंजन और व्हील्स अलग अलग चले, मेरा एक्सीलरेटर और ब्रेक अलग अलग काम करे। इट हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। सो उस सिंक्रोनी के लिए जैसे कार चलती है उस तरह हमारा शरीर चलता है।
तो अगर मेरे कोई रिस्क फैक्टर्स बढ़े हुए हैं, सो पोल्यूशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों की वजह से आपके सिस्टम को गड़बड़ा सकता है। सो वो मेरा जो बैकअप होगा लंग से पोल्यूशन की वजह से वो कम हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू अ सिस्टम फेलियर। सी, हमारा हार्ट का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम, किडनी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग काम नहीं करते, दे हैव टू वर्क टुगेदर। सो पूरा सिस्टम जब साथ चलता है तो ठीक है, अगर उसमें कहीं पे भी एक गड़बड़ आती है तो दैट होल सिस्टम कम्स डाउन। सो डायरेक्ट कोरिलेशन कोई नहीं है पोल्यूशन से, बट यस, कोई भी चेंज शरीर में जो सिस्टम बिगाड़ दे, दैट कैन कॉज एनीथिंग। ओके सर, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं तो हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की, ऑल्सो कॉजेज सिम्टम्स पे भी हमने डिस्कस किया। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो उनकी बॉडी में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक है, जो बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक्स आर वेरी 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 कॉमन, स्पेसिफिकली यंग पेशेंट्स में आजकल बहुत हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। पहले तो फैमिली एंड वर्क स्ट्रेस होता था, आजकल सोशल मीडिया स्ट्रेस इज द बिगेस्ट थिंग। नंबर ऑफ लाइक्स, ज़्यादा बड़ा नंबर ऑफ लाइक्स एंड पोस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दुनिया में, एंड वी आर कंपीटिंग फॉर ईच थिंग। हमें लगता है एक पोस्ट हमने देख लिया तो हमें लगता है यार उसके पास नहीं कर दिया, मैंने नहीं किया, so that stress becomes very difficult. So in cases में it is very very important कि हम ये सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करें, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्ट्रोक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जैसे अभी आपने बताया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स और हो सकते हैं बॉडी के लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल का हमारी स्किन पर जैसे कि एक्ने हो जाना या फिर पिंपल्स हो जाना, ऐसी कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं? नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कोलेस्ट्रॉल का, बट अगर आप नोटिस करो कई पेशेंट्स जिनमें फैमिलियली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, उन पेशेंट्स में क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे कई लोगों के आईलिड्स के ऊपर एक वाइट स्पॉट्स होते हैं, उनको हम ज़ैंथेमास, ज़ैंथेलोमास बोलते हैं। वो आर मोस्टली सीन इन पेशेंट्स जिनमें बचपन से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या जिसे हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया बोलते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कई पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, यंग में भी, ओल्ड में भी। बट हाँ, कोलेस्ट्रॉल्स अगर बहुत ज़्यादा हो, सो दैट इज़ वन स्किन थिंग विच यू कैन सी, अदरवाइज कोई डायरेक्ट स्किन चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलता है। सो वी यूजुअली टॉक अबाउट गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सो डेकेड बैक ये सोचा जाता था कि क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल से फ़र्क पड़ता है। बेसिकली हमारे इसमें सोच के लिए, फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, एक बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ LDL विच इज़ लो डेंसिटी बोलते हैं हम लोग उनको, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ HDL। तो डेकेड बैक ये देखा जाता था कि अगर आपकी HDL ज़्यादा है, LDL कम है, तो दैट मीन्स रेशियो ठीक है, सो आपको हार्ट की तकलीफें या ब्रेन की तकलीफें बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इन द लास्ट 1 decade रिसर्च हैज शोन कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ कैसे है। सो अगर आपका HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल कम भी है बट उसकी क्वालिटी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स आर वेरी गुड, देन वो आपको फायदा देता है। इसी तरह अगर आपका LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो बट उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आपके बैड सिस्टम्स को रोक लेता है। बट ओवरऑल, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, हमें समझना है कि HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। द ओनली तरीका इज गुड डाइट, एक्सरसाइज। LDL कम करने का हमारे पास तरीका है विच इज गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। दवाइयों से हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं सकते बट बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। इट इज बिकॉज दवाइयों से हम वही केमिकल्स आपको दे रहे हैं जो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को या LDL की लेवल्स को कम करा सकती है। ओके सर, आपने बताया कि जो HDL है वो आपको डाइट अगर आपका अच्छा है तो आपका HDL मेंटेन रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है? देखिए, फूड आइटम्स में बोलूँगा वेजिटेरियन डाइट इज़ द बिगेस्ट चेंज। अगर आप एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ ब्रिंग डाउन योर क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज फूड। क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन मीन्स इतना सारा खाने के बजाय आप थोड़ा खाओगे तो थिंग्स बिकम बेटर। सेकेंडली, रेड मीट मीन्स मटन, बीफ, जिनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है उनमें ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेवल पे बढ़ते हैं। वेजिटेरियन डाइट्स इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। किसी भी तरह का फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड इज़ ऑलवेज नेवर अ गुड आइडिया। कई पेशेंट्स हमें आके पूछते हैं कि सर हम कौन सा घी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, कैसे हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। सो सिंपल आंसर इज़
क्वालिटी ऑफ ऑयल डजंट मेक अ डिफरेंस। आप घी यूज़ करें, सनफ्लावर यूज़ करें, मस्टर्ड यूज़ करें, ऑलिव यूज़ करें, रिफाइंड यूज़ करें, एनीथिंग इज़ ओके। क्वांटिटी ऑफ ऑयल मेक्स अ डिफरेंस। आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हो, सी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ऑयल का पर्पस खाने में, आई थिंक जो भी खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, सो आई विल जस्ट टेल यू दिस। जो खाना बनाते हैं दे विल अंडरस्टैंड ऑयल का पर्पस खाने में खाली एक होता है, लुब्रिकेशन। ऑयल में कोई स्मेल नहीं होती, ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता, चाहे वो घी हो चाहे कुछ भी हो। लुब्रिकेशन मीन्स अगर आप हाई इंटेंसिटी गैस पे खाना बना रहे हो तो खाने को जलने से रोकता है। सो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एक, आप उसको सिम पे बनाइए, इट विल टेक लॉन्गर बनने के लिए, बट टाइम लगेगा, लेकिन वो हेल्दी रहेगा, खाना जलेगा नहीं। तो आपका अमाउंट ऑफ ऑयल, एंड अमाउंट ऑफ ऑयल इज 1 टीस्पून, मतलब चाय वाला चम्मच ऑयल, घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप यूज करना चाहें करें, इन अ फैमिली ऑफ 4 फॉर ईच मील। मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए 1 टीस्पून, लंच 1 टीस्पून, डिनर 1 टीस्पून। ये ऑयल आप किसी में भी यूज कर सकते हो, वेजिटेबल में, दाल में, चपाती पे, दैट्स ओके विद अस। बट 4 की फैमिली के लिए 1 टीस्पून ऑयल इज गुड इनफ। सो आप घी खाएं या ऑयल लें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। काफी लोगों को घी से प्रॉब्लम है कि घी से बढ़ता है, घी से बिल्कुल नहीं बढ़ता। घी इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप लेते हो, एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड। मतलब हर एक चीज आपको मॉडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। बादाम 4 खाने से अच्छा होता है, 1 केजी बादाम खाने से मैं आइंस्टाइन नहीं बनूंगा। ट्रू दैट, और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। सो एवरीथिंग इन मॉडरेट क्वांटिटीज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप वो क्वांटिटी बढ़ा देते हो, दैट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। ट्रू सर, आपने बादाम का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि हम ज्यादा बादाम खा लेंगे तो हमारा दिमाग तेज हो जाएगा, हमारी हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। ऑल्सो सर, इसी से एक और रिलेटेड मेरा सवाल है, क्योंकि हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल ना जिम्स वगैरह में जो वर्कआउट करते हैं लोग, वो प्रोटीन पाउडर्स या फिर वर्कआउट सप्लीमेंट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका भी हमारे कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली यस, बिकॉज आप जो भी खाते हो घूम घाम के, व्हाटएवर इनटेक यू हैव, वो आपके सिस्टम में घुस रहा है। अब हमारा सजेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को ये रहता है, एक, ऑल ऑफ अस कैन नॉट बी मिस्टर यूनिवर्स, सो प्लीज आइडेंटिफाई योर बॉडी, आइडेंटिफाई कि कितना आप जिम कर सकते हो। सेकेंड, सप्लीमेंट्स आर नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज वो सिंथेटिक है। आपको सप्लीमेंट्स लेने, नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, इंक्रीज योर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, द वाइट ऑफ द एग। येलो हम हमेशा मना करते हैं बिकॉज येलो इज प्योर कोलेस्ट्रॉल्स। बट इसके अलावा अवॉइड सप्लीमेंट्स, बिकॉज एवरीबडीज बॉडी सिस्टम इज डिफरेंट। कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज करना इज नेवर अ गुड आइडिया। एंड आइडेंटिफाई योर ओन बॉडी। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम आजकल बहुत सुनते हैं यंग लोगों को जिम्स में हार्ट अटैक्स होते हैं। मतलब आपको बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका जिम करते करते डेथ हो गया। सो जिम में एक चीज बहुत जरूरी है कि वन, आपका जो ट्रेनर है, ही नीड्स टू नो योर बॉडी, ही कैन नॉट हैव अ सेम प्लान फॉर एवरीवन। ठीक है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका क्या प्लान है, आपको क्या ट्रीट करना है वो। सेकेंडली, एक्सेसिव सप्लीमेंट्स नेवर गुड। ये सप्लीमेंट्स हमेशा कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम देते हैं, ज़्यादा तकलीफ देते हैं। एंड एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ये जब हम, एज आई सेड, मॉडरेशन से ऊपर जब उठ जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सर, आपने पहले ना स्मोकिंग के बारे में बात की थी कि स्मोकिंग से भी कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होता ही है हमारा कोलेस्ट्रॉल। 100%। ऑल्सो सर, जो आजकल लोग वेपिंग करते हैं, उनको लगता है थोड़ा कम हार्मफुल होता है, तो एक्चुअल में वेपिंग का कुछ कोलेस्ट्रॉल पे असर नहीं पड़ता है? देखिए, ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। यंग पेशेंट्स में जिन्होंने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल्स एंड दे आर स्मोकर्स। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आप स्मोकिंग करते हो, वेपिंग करते हो, हुक्का करते हो, एनी काइंड ऑफ स्मोक, आपके चांसेस ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम गोज अप ड्रास्टिकली हाई, एंड स्पेसिफिकली इन यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। सो आप वेप करो कि आप च्यूबल टोबैको लो, चाहे आप टोबैको स्मोकिंग की तरह लो, एनी ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड। बिकॉज अगर आपको थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सो आपका ब्लड थिक हो जाता है, थिक होने की वजह से इट विल गेट क्लॉटेड, आपको हार्ट अटैक्स होंगे ज़रूर। एंड दिस इज़ वाई लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स आर हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके सर, आपने बताया कि वेपिंग का भी कहीं ना कहीं असर है। 100%। तो इट्स नॉट सेफ एट ऑल? नो नो, नॉट एट ऑल।
बिल्कुल। ऑल्सो सर, एक और मेरा सवाल है आपसे कि हम जब कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, हमने सारे जितने भी फैक्टर्स थे उनके बारे में बात की, और आपने बीच में बोला था कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो काफ़ी जो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है। वीगन डाइट भी हेल्पफुल होती है उनके लिए? देखिए, इसमें काफ़ी डिबेट हमेशा चलती रही है। सो आई विल गिव यू माय ओपिनियन, माय पर्सपेक्टिव। लेट्स पुट इट दिस वेज, एक काफ के लिए जो लेट्स से बुल या काउ मिल्क बनाता है तो एक काफ के लिए बनाता है ना, हमारे लिए नहीं। आर मिल्क इज कंज्यूम जब हम बच्चे थे फ्रॉम आर मदर, सो हम तो चोरी करके पी रहे हैं। वी हैव, आपने कोई एनिमल ऐसा दुनिया में देखा है जो एडल्ट होने के बाद मिल्क पीता हो? नहीं। अगर एक काफ काउ या बुफेलो बन जाता है तो मिल्क नहीं पीता। अगर एक पपी डॉग बन जाता है तो मिल्क नहीं पीता। बट वी एज ह्यूमंस 18 साल के बाद हम मिल्क भी पीते हैं। So there's a lot of controversy, but this is my personal opinion that milk is not meant for us after a particular age. लोगों का ये जो मानना है मिल्क से कैल्शियम प्रोटीन्स आते हैं, नहीं, वेजिटेबल्स से जितने कैल्शियम प्रोटीन्स आते हैं उतने मिल्क से कभी नहीं आ सकते। मिल्क प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ, आप डबल टोन ले लो, कुछ कर लो, बॉईल कर लो, इट हैज अ लॉट ऑफ फैट कंटेंट। सो वी ऑलवेज से 18 साल तक आप जितना मिल्क पीना है पीजिए, बिकॉज यूर ग्रोइंग एज, यूर ग्रोइंग टॉलर, आपके बोन्स को जरूरत है। आफ्टर 18 आपका सिस्टम बन गया है, you do not need milk, you may not need milk at all। तो आप मिल्क क्यों लेना चाहते हो? उल्टा जो नेचुरली अवेलेबल चीजें हैं, विच इज वेजिटेबल्स, विच इज फ्रूट्स, विच इज पल्सेस, उनको लीजिए, बिकॉज नेचर ने, गॉड ने वो पेड़ों में दिया है। चपाती एंड राइस डू नॉट गो फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से नहीं उगते। वेजिटेबल्स उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, दाल उगती है, तो नेचुरल चीजें लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट की प्रोटीन्स एंड कैल्शियम में हमें कमी होगी, ऐसा नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम, प्लीज टेक देम। मिल्क अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करने की कोशिश करिए। सर, आपने बताया कि जितना भी नेचुरल ऑप्शंस है उनको ज़्यादा आप अपनी डाइट में शामिल करें। ऑल्सो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि रोटी जो है वो गेहूं की ज़्यादा अच्छी होती है या जो अदर ऑप्शंस है, जैसे बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या अच्छा होता है? देखिए, किसी भी तरह के सीरियल्स अच्छे हैं। अगर आप एक सीरियल्स को एक्सेसिवली खाओगे तो खराब है। आवर बॉडी इज मेड कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड दाल पे कॉन्सेंट्रेट करें। कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड, कार्बोहाइड्रेट जरूरी हैं आपके सिस्टम के लिए, बट एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जैसे लोगों का इंडिया में काफ़ी मानना है कि अगर मैं 2 ग्लास मिल्क पीता हूँ, मैं 6 रोटी खाता हूँ तो मैं ताकतवर हूँ। नहीं, आप नहीं ताकतवर हो। जो इंसान एक बोल भर के वेजिटेबल्स खाता है, एक बोल भर के फ्रूट्स खाता है एवरी डे इन डाइट, पल्सेस खाता है, ही इज इक्वली ताकतवर एज यू। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप एक किसी भी चीज को बढ़ाओगे ज्यादा, सो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूरत है। यस, हैव अ चपाती, राइस, बाजरे की रोटी, जिसकी भी आपको खानी है, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, बट ट्राई एंड हैव एवरीथिंग। मैम, आप ये याद करो, इंडिया में ना पहले एक थाली सिस्टम होता था जिसमें हर चीज थोड़ी थोड़ी होती थी, बट देयर वर मल्टीपल थिंग्स। सो दोज मल्टीपल थिंग्स प्रोवाइड यू कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसमें हरी सब्जी भी होती थी, ठीक है, गाजर भी होती थी, मूली भी होती थी, दाल भी होती थी, अचार भी होता था, चावल भी होता था, रोटी भी सब थिंग। सो क्वांटिटी कम थी बट मल्टीपल चीजें थी। सो दैट वाज अ कंप्लीट डाइट, जिसमें दही भी होता है। एज आई सेड, मिल्क इज नॉट इंपॉर्टेंट बट कर्ड इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। कर्ड सबको खानी चाहिए, बिकॉज कर्ड में इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है। सर, कर्ड खाने का कोई ऐसा आइडियल टाइम भी होता है? बिकॉज लोग बोलते हैं रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। नहीं मैम, कभी भी खा सकते हैं। इट इज सिमिलर टू ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, सैटरडे को नखून नहीं काटने चाहिए। सो एट दिस, हाँ, प्रिमिटिव जमाने में देयर वर रीजंस जिसकी वजह से हम बोला करते थे, बट आज के जमाने में आई डोंट थिंक दीज मेक अ डिफरेंस बिकॉज वी प्रोग्रेस सो मच। बट हाँ, कर्ड लेना जरूरी है, बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड अंटिल आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसको ले रहे हो। ओके सर, आपने डाइट के बारे में बहुत बात की है। आई वांट टू नो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि जो आइडियल गैप होना चाहिए मील के बीच, वो कितना होना चाहिए? क्योंकि आपने बताया ना, थोड़ा थोड़ा खाओ बट क्वालिटी खाओ। एग्जैक्टली। सो देखिए, हमारा सजेशन हमेशा रहता है, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। सुबह उठते ही सबसे जरूरी आप अच्छे से खाएं, लंच उससे लेसर, एंड डिनर एज अ पॉपर, मीन्स एज अ भिखारी। बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। सो अगर आप ये सिस्टम रखेंगे तो अच्छा। एंड वी ऑलवेज से
dinner should be done as early as possible, means 7:30 8 is good enough time for dinner, because जब आप dinner late करते हैं तो जैसे आप dinner करते हैं you lie down and try and sleep, you need at least 3 to 4 hours between sleep and the dinner. हमारा आजकल ideal time of sleep is let's say 10:30 11, so if 7:30 तक आप अपना dinner खत्म कर रहे हैं, so you have enough time for the body to digest it. अगर आप उल्टा करोगे, dinner heavy, ब्रेकफास्ट सबसे लाइट, सो योर सिस्टम, हमारा मैकेनिज्म नेचर ने नहीं बनाया वैसा. ट्रू. सो ब्रेकफास्ट हैवी, आप सब कुछ खाओ, आपको रोटी सब्जी दाल खानी है ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच उससे लाइटर, डिनर एज लाइट एज पॉसिबल. ऑल्सो सर, आफ्टर हैविंग मील, मतलब खाना खाने के बाद क्या वॉक करना जरूरी होता है? कभी भी वॉक करें मैम. देखिए ये कॉन्सेप्ट कि खाने के बाद ही करना है, खाने के पहले करना नहीं. हम बोलते हैं आप वॉक करो, रात को 2 बजे करो, दिन में 3 बजे करो, 4 बजे करो, बट फिजिकल. इट इज लाइक आप कार खड़ी करके रखोगे तो जंग लग जाएगा गाड़ी में. आप गाड़ी चलाते रहोगे तो गाड़ी चलती रहेगी. गाड़ी चलाने के लिए टाइम नहीं देखा जाता कि हम 2 बजे स्टार्ट करूंगा कि 4 बजे स्टार्ट करूंगा. यू नीड टू मूव द व्हीकल. तो इसी तरह शरीर है, आप शरीर को जितना मूव करोगे, जितना चलाओगे, उतना अच्छा चलेगा. सो वॉक एनी टाइम, सुबह 6 बजे, सुबह 4 बजे, दोपहर को 2 बजे, बट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज जरूरी है. ऑल्सो सर, हमने ना ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी. आपने बताया था कि ब्लड प्रेशर का भी कोलेस्ट्रॉल से एक कनेक्शन होता है. बिल्कुल. तो ब्लड प्रेशर में लोग बोलते हैं, अगर उनका कुछ डिसफंक्शन होता है तो बोलते हैं कि आपके लिए कॉफ़ी काफ़ी इफेक्टिव होती है. तो क्या कॉफ़ी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कुछ कनेक्शन है? देखिए ये सारी चीज़ें आर इफेक्टिव अगर आप लिमिटेड क्वांटिटीज में ले रहे हो. अगेन कॉफ़ी पे बात आती, चाय पे बात आती, वी ऑलवेज से मिल्क वाली कॉफ़ी, चाय इज नॉट यूज. चाय हम क्यों पीते हैं? बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. कॉफ़ी क्यों पीते हैं? एंटीऑक्सीडेंट. जैसे ही आप उसमें मिल्क एंड शुगर डालते हो, एंटीऑक्सीडेंट जीरो हो जाते हैं. सो उसका यूज़ क्या हुआ? सो हर चीज़ कोरिलेटेड है. ब्लड प्रेशर्स अगर आपको हैं तो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, एज वी सेड. तो हर चीज इज कोरिलेटेड. आप ये नहीं बोल सकते मैं खाली कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करूंगा, ब्लड प्रेशर्स को नहीं. अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं. अगर आप वॉक अच्छी करोगे, सारी चीजें कंट्रोल में. सो ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कुछ, बट हाँ अगर आपको एक रिस्क फैक्टर है तो दूसरा रिस्क फैक्टर आने से आपके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. ओके. मैं सर रिसर्च कर रही थी ना, तो एक पोस्ट मेरे सामने आया जिसमें था कि आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है उसका भी असर कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है. क्या ये बात सही है? सिटिंग पोस्चर नहीं, से सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत फर्क पड़ता है. आप जितना चलेंगे फिरेंगे. हम लोग 5 चीज़ें ज़रूरी हैं एंड अ कार्डिक पर्सपेक्टिव: वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग. इसमें से एक तरीके का एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी हो जाती है बहुत. कोई भी करें, कभी भी करें, रोज करें, ऑल्टरनेट डे करें, बट एक एक्सरसाइज आउट ऑफ दीज एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स इज इम्पॉर्टेंट. आप बैठे हो, यू कैन गेट अप फ्रॉम योर सीट. जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एवरी आवर उठो, आप 10 मिनट वॉक करके आ जाओ, पानी भर के आ जाओ, वॉशरूम होकर आ जाओ. इवन दैट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज गुड इनफ. सो वी नीड टू पुट स्मॉल एफर्ट्स. हमें ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ एक बहुत एक्सपेंसिव साइकिल पे 1 घंटा चलाएं या एक्सपेंसिव जिम में जाके हम रन करें. अगर आप स्मॉल माइन्यूट चीज़ें करते रहेंगे, सो माइन्यूट डिटेल्स विल चेंज योर थिंग्स. बिल्कुल. सर, हमने ना फैट के बारे में बहुत बात की थी. आपने बताया था कि जो नॉनवेज फूड होता है ना, उससे आपको फैट उसमें ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है. तो इट्स बेटर कि आप वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो. कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहता है. तो फैट से रिलेटेड एक वर्ड रहता है ट्रांस फैट्स. तो वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स होते हैं. अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स. सो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करती हैं चीज़ों को. हमें हर टाइप ऑफ फैट्स की ज़रूरत है, बट अगर हम उसको क्वांटिटी कंट्रोल रखेंगे तो ऑल फैट्स आर गुड. एज आई सेड, फैट्स बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के फंक्शन के लिए. अगर मैं फैट्स लेना बंद कर दूं तो मेरी बॉडी विल शट डाउन. तो हमें फैट ज़रूरी है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में जितना हमारी बॉडी उसको तोड़ के डाइजेस्ट कर सके. एंड अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उस केमिकल्स नहीं है हमारे पास डाइजेस्ट करने के, सो विल गिव यू बाय मेडिसिन्स. एंड अगर केमिकल नहीं बना पा रही है तो एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू मेक केमिकल्स. एक्सरसाइज हम क्यों बोलते हैं बार बार? बिकॉज एक्सरसाइज होने की वजह से बॉडी का जितना सिस्टम है काम करने का, दैट वेक्स अप. अगर आप सेडेंटरी हो तो आपका बॉडी का सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शंस, टू फाइट खाने की चीज़ें,
टू प्रोड्यूस राइट केमिकल्स, पूरा सो जाता है, या हम उसे बोलते हैं हाइबरनेशन मोड पे चला जाता है। जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करते हो, एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो बॉडी स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि यू आर वोकन अप, सो बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स वेकिंग अप। जो आप अपनी बॉडी से कराना चाहते हो, इफ यू वांट देम टू डाइजेस्ट थिंग्स, तो आपको थोड़े से उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बॉडी तो वहीं जाएगी जहां आप उसको लेके जाओगे। सो ये जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये अलग अलग ऑयल्स में अलग अलग क्वांटिटीज में होते हैं। सो एज आई सेड, ऑल फैट्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगर आप क्वांटिटी में लोगे तो ठीक है। अगर आप क्वांटिटी जैसी बढ़ा लोगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स हो, दिस विल ऑल चेंज। मतलब हर एक चीज मॉडरेशन में होनी बहुत जरूरी है। यस, ट्रांस फैट्स ओवरऑल देखा गया है, दे आर नॉट ग्रेट फॉर द बॉडी, बट अगेन अगर आप उनको जीरो कर दो देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। और सर ट्रांस फैट्स किन चीजों से मिलते हैं? ट्रांस फैट्स जनरली ऑल योर फ्राइड थिंग्स। देखिए, ये आप समझने की कोशिश करो, हम बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं। अगर आप कभी किसी हलवाई के पास गए हो, तो एक हलवाई एक आपके जिसमें समोसा तलते हैं उसमें डल जाते हैं ऑयल जिसमें समोसा तलता है, वही ऑयल वापस कंटेनर में डाला जाता है, नेक्स्ट डे यूज किया जाता है। जितनी बार आप ऑयल बॉईल करते हो, द चांसेस कि वो ऑयल आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है गोज अप ऑलमोस्ट 5 to 10 times। द सेम थिंग डजंट हैपन इन होम। अगर आप होम में एक बार तल देते हो चीज, तो मैक्सिमम एक बार ऑयल यूज करते हो, ऑयल फेंक दिया जाता है। सो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मतलब ऐसे तो सर समोसा छोले भटूरे बंद हो गए। इनका नहीं, बंद नहीं हुए। आप समोसा खाना चाहते हो, आप घर पे बनवाओ। आप ना रोज घर पे बनाओगे, महीने में मैक्सिमम एक बार बनाओगे, बिकॉज वन, मेहनत बहुत लगेगी। दूसरा, अगर आप अपनी वाइफ या मदर को बोलोगे तो पिटाई रोज करेंगी, बिकॉज मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर से एवरीथिंग यू कैन ऑर्डर जस्ट इमीडिएटली, सो अमाउंट आपका कंजम्पशन का बढ़ जाता है। तो आप सब खाओ, हमें कचौड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समोसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक समोसा खाओ कि 4 समोसे खाओ, एनर्जी नहीं मिलनी समोसे से। खाली एंड खाली और टेस्ट विल चेंज। सो आप एक खाओ, 4 क्यों खाओ? सेकंड, घर पे बनाओ, बिकॉज जो आपका ऑयल होगा, जो आपका मैदा होगा, जो आपका आलू होगा, दैट विल बी द बेस्ट एटलीस्ट। सो यू आर गिविंग योर सेल्फ द बेस्ट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट। आप सड़ा हुआ आलू से नहीं खाओगे समोसा, बट जो बाहर बन रहा है वो आपको कौन सी क्वालिटी ऑफ आलू से बन रहा है, कौन सी क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज किया जा रहा है, यू विल नेवर नो। बिकॉज बाहर जितने लोग हैं वो तो दे विल यूज द लीस्ट पॉसिबल थिंग ना, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दैट मार्जिन। ट्रू दैट। ऑल्सो सर बोलते हैं ना कि हर एक चीज ना, जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी में होती है वो ना गट से होती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू गट। तो गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है? गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्ट कनेक्शन है, गट हेल्थ का हर चीज से कनेक्शन है। जो आप खाते हो उसको बॉडी डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेट करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो आप जो हो, जो आपकी स्किन है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आप क्या खा रहे हो। अगर आप गलत चीज खाओगे तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, कभी शुगर्स बढ़ेंगी, कभी ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे, कभी योर स्किन विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड, कभी योर जॉइंट्स विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड। सो ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा खाइए, कम खाइए, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। हैव द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड हैव एवरीथिंग। हर चीज थोड़ी 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 खाओ। आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो। अगर आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे तो बाकी चीजों का न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। ट्रू। सर आपने ना शुगर का नाम लिया, तो बहुत से लोग हैं जिनको स्वीट्स बहुत पसंद होते हैं, और ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है कि जो लोग ज्यादा स्वीट्स खाते हैं उनको डायबिटीज होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है स्वीट खाने से? बिल्कुल मैम, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्वीट्स हम जो खाते हैं सब तली हुई होती हैं, हैज अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फैट्स इन देम। बिल्कुल कोरिलेशन होता है। डायबिटीज ऑल्सो वर्क्स द सेम वे, स्वीट से डायरेक्ट कनेक्शन है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्वीट्स नहीं खाते हो तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल शरीर बनाता है, वैसे हर चीज़ जो आप खाते हो वो अल्टीमेटली शुगर में टूटती है। चाहे आप वेजिटेबल्स खाओ, चाहे फ्रूट्स खाओ, अल्टीमेट ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल इज शुगर्स, बिकॉज शुगर के बिना बॉडी नहीं चल सकती। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमाउंट ऑफ शुगर्स जो है आप कंटेन रखो। अगर आप शुगर कंटेंट रख भी रहे हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है, बिकॉज जो केमिकल डायबिटीज शुगर को तोड़ने के लिए बनता है वो शरीर में कई बार नहीं बनता कुछ लोगों में। क्यों नहीं बनता इज ऑल जेनेटिक्स। क्यों नहीं बनता कोई तरीका नहीं है जानने का। सो आप स्वीट्स जब खाते हो, द अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज इंपॉर्टेंट। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप 2 लड्डू खाओ तो भी उतना ही टेस्ट आना है, आधा लड्डू खाओ तो भी उतना ही टेस्ट आना है। इट इज जस्ट चेंज ऑफ टेस्ट। 2 लड्डू खाने से एक्स्ट्रा स्वीटनेस या टेस्ट नहीं आपको मिलता,
हाफ लड्डू खाने से कम नहीं मिलता, सो हैव हाफ। आपको पिज्जा खाना है, पूरा पिज्जा मत खाओ, हाफ अ स्लाइस खाओ। इट इज चेंज। पिज्जा, लड्डू आर नॉट गिविंग यू एनर्जी। एनर्जी आपको 3 ही चीजों से मिलती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। अच्छा, मुझे लगता है जो चीज़ ज़्यादा टेस्टी होती है ना, वो हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं देती है। बिल्कुल मैम, वी ऑलवेज से कड़वी चीजें खाने की और हाँ, कड़वे लोग अच्छे होते हैं। और जो लोग स्वीट्स होती हैं और जो बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, बी इट फूड, बी इट पीपल। शुगर पॉइजन बोलते हैं ना सर हम, लोग भी ट्रू। ऑल्सो सर ना, जब हम शुगर की बात करते हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि शुगर के हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्योंकि शुगर तो कहीं ना कहीं उनको खाना ही। ऑल्सो मार्केट में कुछ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। देयर इज नो हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू शुगर। शुगर इज शुगर। ओके, लोग बोलते हैं कि गुड़ जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। गुड इज नाइस, बट जब तक आप अगेन क्वांटिटी घूम घाम के सी डाइट में अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करना चाहते हो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी मेक्स ऑल द डिफरेंस। ईट एवरीथिंग। हमारे कोई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, आई नेवर टेल देम टू स्टॉप ईटिंग। आई से क्वांटिटी आप बिल्कुल कम कर दो। आपको स्वीट खानी है, एक बर्फी लो, 4 में डिवाइड कर लो, हैव 1/4 ऑल 4 days, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट अगर आप एक पूरी बर्फी एक दिन खा लोगे तो 4 दिन मत खाओगे। सो डिक्रीज द क्वांटिटी, बिकॉज आप खाना जो खा रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर न्यूट्रिशन। बर्फी से, लड्डू से, समोसे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, टेस्ट चेंज। न्यूट्रिशन जिस चीज से मिल रहा है, अल्टीमेट बॉइल्स डाउन टू अगेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। इफ यू हैव अ bowl of vegetables रोज, a bowl of fruits every day in your diet, एक कप भर के दाल आप पी रहे हो, so you're getting enough nutrition। उसके अलावा आप जब इतना सब कुछ खा लोगे तो स्पेस कितनी बचेगी, भूख कितनी लगेगी, तो आप क्वांटिटी विल कम। so any kind of sugar is bad, any kind of sugar is also good depending on all the quantity। बिल्कुल, आई थिंक क्वांटिटी हमेशा आपको मॉडरेशन में ही लेनी है। कोई भी चीज़ आप खाएं, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन उसको मॉडरेशन में खाएं। ऑल्सो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो लोगों को करने चाहिए, एट लास्ट आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहे और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। डूज एंड डोंट्स, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करें। प्लीज गेट अ वॉक। हमारा शरीर चलने के लिए बनाया गया, गॉड हैज गिवन अस 2 legs, प्लीज यू मेक यूज ऑफ देम। जितना वॉक करेंगे उतना बेटर है। ज़रूरी नहीं जिम जाएं, ज़रूरी नहीं, बेसिक नॉर्मल वॉक्स, यूज स्टेयर्स, ठीक है, लिफ्ट के बजाय चढ़ के जाओ। किसी से कुछ बात करनी है, फ़ोन के बजाय गेट अप एंड गो एंड टेल देम दिस। इवन वो 2 मिनट की, 5 मिनट की वॉक अगर आप 10 बार करोगे, दैट इज़ गुड इनफ फॉर योर एक्सरसाइज। सेकेंड, लुक वॉट यू ईट अ हेल्दी डाइट, ईट द राइट डाइट। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल पे कॉन्सेंट्रेट करिए। कार्ब्स ज़रूरी हैं, यस, स्वीट ज़रूरी है, यस, ऑयल ज़रूरी है, बट दिस शुड नॉट, इनसे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। न्यूट्रिशन खाली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड दालों से मिलता है। थर्ड, किसी भी तरह की स्मोकिंग, टबैको शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। इफ यू आर यूज्ड टू इट, यू कैन ऑलवेज, योर विल पावर कैन ऑलवेज ब्रिंग इट डाउन। उसको प्लीज छोड़िए। जितनी जल्दी आप छोड़ेंगे, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो उतना रिवर्स हो जाएंगे। स्मोकिंग, टबैको रिवर्सिबल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल रिवर्सिबल है, शुगर्स रिवर्सिबल हैं, अगर आप राइट टाइम पे चीज़ें शुरू करो। फोर्थ, गेट योरसेल्फ टेस्टेड। डू नॉट थिंक कि मैं पिछले 3 साल से सर डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, हर बार रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, मैं क्यों टेस्ट कर रहा हूँ अपना। एज हम लोग बड़े हो रहे हैं, एज आवर एज इज गोइंग अप, हमारा बॉडी का सिस्टम स्लो डाउन होगा। एवरी ईयर हम कार की वर्कशॉप ले जाते हैं, AC की सर्विसिंग कराते हैं, बट अपनी बॉडी की वर्कशॉप सर्विसिंग हम कभी नहीं कराते। दैट इज़ द आयरनी इन इंडिया। हम हेल्थ के ऊपर सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन। अगर मेरी गाड़ी में एक स्क्रैच लग जाता है, मेरी गाड़ी डायरेक्टली वर्कशॉप चली जाती है कि यार वो स्क्रैच लग गया, ठीक है। बट हम अपनी बॉडी की कब वर्कशॉप हमने कराई थी, कब हमने चेक कराया था कि हम हमारे सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं। सो प्लीज गेट अप, गेट योर सेल्फ चेकड इट, गो ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एज आई सेड, बर्थडे इज द बेस्ट डेट टू गो। जाइए, अपने आप को चेक कराइए, फाइंड आउट आपके अंदर ठीक क्या है, गलत क्या है। Until आप चेक कराओगे, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, बिकॉज जब तक आपको पता चलेगा तब तक उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने हैं, दैट वुड हैव टेकन प्लेस। वो कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद ठीक करना इज नॉट द वे ऑफ मेडिसिन। हार्ट अटैक के बाद में अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल्स कम कर रहा हूं तो उसका फायदा क्या हुआ। मेरा काम है हार्ट अटैक से पहले आपको हार्ट अटैक होने से रोकना,
और उसको रोकने के लिए मुझे कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, ब्लड प्रेशर्स ये चाहिए। तो अगर मैं वो चीज़ों से वो कम कर सकता हूँ तो मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस होने से रोक सकता हूँ। सो टेस्ट अपने आप को कराना, अपने बारे में जानना, अपनी मशीन के बारे में समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ें सिंपल फॉलो करें तो थिंग्स बिकम्स वेरी ईजी। It's too much of information around, too much complicated information around. It is not complicated. It is a very simple thing. अच्छा खाओ, रोज चलो, regular exercise and get yourself tested. That's all I can say. Thank you so much sir for such an insightful session and I hope जो भी information आज आपने हमारी audience के साथ share की, जो भी tips आज उनके साथ आपने share किए, do's and don'ts आपने share किए, वो काफ़ी उनको helpful लगेंगे और इसके बाद वो I'm sure एक healthy lifestyle ज़रूर जिएंगे। I'm sure. I hope so as well. Thank you so much sir for coming. Thank you. I hope आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।